नमस्कार दोस्तों, जीवन प्रतीक के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम एक विशेष अंक लेके आए हैं क्योंकि आज मुझे परिचय देना है आपको किसी का, एक ऐसे विद्वान का जिनको एक शब्द में कहा जाए या तो वो हरफनमौला कहलाएंगे या बहुतत्ववेत्ता कहलाएंगे। आप जरूर सोच में पड़ गए होंगे कि हम ऐसे किस नए शख्सियत को लेके इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। तो वो हैं जिन्होंने साहित्य की हर विधा में, लेखन में, चाहे कहानियां हो, प्ले हो, कविताएं हो या निबंध हो और ट्रांसलेशन हो, अनुवाद, उन्होंने प्ले किए, कई स्टेज किए और फिल्म भी बनाई। उसके साथ साथ उन्होंने साइंस का यानी विज्ञान में, मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में भी महारत हासिल की। और जो सबसे प्रिय विषय है उनका दर्शन दर्शन शास्त्र में भी उन्हें महारत हासिल है। संगीत के वो विद्वान हैं जिन्हें संगीत की रागों से लेके और इतिहास के बारे में भी जानकारी है। बड़ी बड़ी शख्सियतों से उनका परिचय, उनकी मित्रता, उनकी नजदीकी एक आम बात है। और एक बहुत खास बात हम आपको ये बताएं कि जब हम कोई गाना सुनते हैं तो उस गाने में सिर्फ इतना ही जान लेने हमारे लिए पर्याप्त होता है कि ये किस फिल्म से लिया गया है या इसकी गायिका कौन है। अगर ज्यादा से ज्यादा हमारे में इंटरेस्ट है तो हम ये जानेंगे इतना सुंदर गाना लिखा किसने, लेकिन उस गाने की बैकग्राउंड म्यूजिक किसने दी है, मतलब उस बैकग्राउंड म्यूजिक में कौन कौन लोग शामिल थे, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट कौन कौन थे, ऐसी तमाम चीजों की जानकारी उनके पास थे। उन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट से वो मिले हैं, उन पे बातचीत की है और कई सारे नए नए इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमें जानकारी भी दी है। इसके साथ साथ ही वो वेदों के, उपनिषदों के भी ज्ञाता है। नाट्य शास्त्र उनका प्रिय विषय है और नाट्य शास्त्र कहते ही आपको जरूर ध्यान आ गया होगा कि अरे हम तो किसी नई शख्सियत से नहीं बल्कि आपके चिर परिचित मित्र का ही परिचय आपसे करा रहे हैं। जी हाँ, ये हैं डॉक्टर गौतम चटर्जी, जो हर बार की तरह हमसे जुड़ते हैं वाराणसी से। तो सबसे पहले आइए डॉक्टर गौतम चटर्जी का इस अंक में स्वागत करें। गौतम जी, स्वागत है आपका इस अंक में। बहुत बहुत धन्यवाद मेनका जी, आपका अभिनंदन कि आप मेरा स्वागत कर रही हैं और मैं इससे कृतकृत्य हूँ। नहीं, और गौतम जी, इतना बोलने के बाद मेरे जहन में बहुत सारी चीजें आती जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने परिचय में कुछ कमी कर दी है, कुछ और भी आप जो जानते हैं, करते हैं, लेकिन फिर भी जो बहुत सारी विधाएं हैं आपकी। तो एक बात अभी हम, हाँ, मैं अपने दर्शक मित्रों को बताना तो भूल ही गई कि हम जब रंगों के बारे में बात कर रहे थे तो आजकल आप अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से ब्रह्म सूत्र का, अग्नि सूत्र का लोगों को परिचय देते हैं, बताते हैं। उसके माध्यम से भी आप अपनी बातें कहना चाहते हैं। तो जब आपने पेंटिंग्स के बारे में बताना शुरू किया तभी मेरी जहन में ये सवाल आया था, इतने सारे माध्यमों से आपने अपनी बातें कही। अखबारों के माध्यम, अखबार में भी आप रहे, अखबार में भी आप लिखते रहे। कला आपका, कला विधि आपको कहा जाता है, ये आपकी पसंद है। और तो एक सवाल ये उठता है, कौन सा ऐसा माध्यम है जिसमें आपको ये लगा कि आप अपनी बात जो लोगों तक कहना चाहते हैं वो कम्युनिकेट आसानी से कर पाते हैं। आपने तो पहले ही बता दिया कि दर्शन प्रिय विधा और नाट्यशास्त्र प्रिय विषय है। तो बहुत ही छोटे छोटे वाक्यों में कुछ चीजें फिर से स्पष्ट कर दें कि मैं दरअसल किसी भी विधा का नहीं हूँ। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ और बताता आ रहा हूँ। न मैं दर्शन का हूँ, न मैं आर्ट का हूँ, न साइंस का हूँ, न मैं पेंटिंग का हूँ, न सिनेमा का हूँ, न फिल्म म्यूजिक का हूँ, न क्लासिकल म्यूजिक का हूँ, न थिएटर का हूँ। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ और जबकि तमाम चीजों में मेरी अभिव्यक्ति दिखती है, इसी को स्पष्ट फिर से कर दे रहे हैं
कि अ, सारे सर्वेंट्स है ना भगवान के, सबको कुछ ना कुछ काम दिया गया है। तो पहला काम तो आदमी का यही है कि पहले अपने लिए ही काम करे, अपना दुख हटाए, पहले दुख का कारण ढूंढे कि ईगो है, और ये जाने कि वही अज्ञान है। पहले उसका ध्यान अपनी ओर जाता है कि हमारे पास परेशानी क्यों है। परेशानी तभी तक है जब वो एक पर्सन, वो व्यक्ति है, इंडिविजुअल है। जब ये पर्सन या इंडिविजुअल नहीं रहता तो किसी भी तरह का कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं। इस तरफ ध्यान जाना और फिर लोगों का ध्यान दिलाना, ये कुछ लोगों का सर्विस होता है, काम होता है। अब इन बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए या तो हम कोई माध्यम लें जो रुचिकर हो। रुचिकर माध्यम कला माध्यम होता है। इसलिए हमने जब कोई बात लोगों तक पहुंचानी हुई, कम्युनिकेट करनी हुई, तो हमने कला माध्यम लिया। कभी थिएटर, कभी फिल्म, कभी पेंटिंग, कभी कुछ, है ना। अब मुख्य बात यहाँ पर यह है कि दुख हटाना, क्योंकि मेरा दुख हट गया तो जरूरी नहीं कि आपका भी दुख हट गया ना। लेकिन ऐसा होता है कि अगर मैं शांत हूं तो पूरी दुनिया शांत है। वैसे ही जिस तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता, इसका मतलब वहां अंधेरा है। उस अंधेरे को हटाना भी दुख को हटाना है। तो लोगों का ध्यान दिलाना उस तरफ, और फिर अगर लोगों का ध्यान चला गया और वो खुद ही उसमें क्रियाशील हो गए, तो वो एक प्रकार की सफलता है। जैसे कि 80 के दशक में मैं पत्रकारिता में नौकरी करता था, पूर्ण रूपेण पूर्णकालिक पत्रकार था। और तब मैं नौकरी नहीं करता था, पत्रकारिता ही करता था। उस नौकरी में, उसमें भी मेरी प्रवृत्ति थी कि जिधर लोगों का ध्यान नहीं है उधर ध्यान दिलाना, ताकि ध्यान जाने पर अंधेरा हटेगा, वहां लाइट आएगा। लाइट आने का कई मतलब हो सकता है। प्रशस्ति हो सकता है, अवार्ड हो सकता है, आर्थिक उन्नति हो सकती है उस समाज में, उस जमात में। तो कई ऐसी चीजों पर की तरफ ध्यान दिलाते हुए, रोशनी डालते हुए, हमने एक और विषय उठाया था कि जो फिल्म म्यूजिक में जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, जो परकशनिस्ट हैं, जो ऑर्केस्ट्रा के लोग हैं, उनका उनको लोग नहीं जानते। क्योंकि मेरा ध्यान गया कि जब हम कोई फिल्म देखते हैं, हिंदी फिल्म ही मान लें, तो उसमें कैमरामैन का, उनके असिस्टेंट का नाम रहता है। जो लोग लाइट्स वगैरह को देखते हैं, इवन और जो क्रू मेंबर्स हैं, सबका नाम रहता है। सिर्फ डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर और एक्टर्स ही नहीं, बहुत बहुत एरिया के लोग जो एडिट कर रहे हैं, उसमें भी जो असिस्ट कर रहे हैं, सबका नाम रहता है। यहाँ तक कि म्यूजिक डायरेक्टर के असिस्टेंट का भी नाम रहता है। कई फिल्मों में देखते हैं कि म्यूजिक डायरेक्टर है सचिन देव बर्मन और असिस्टेंट में आर डी बर्मन का नाम। तो मुझे लगा जब एक फिल्म, एक म्यूजिक बन रही है, तो उस म्यूजिक को बनाने में, वहां पर इसको गाना बोलते हैं आम भाषा में, फिल्म इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री में, कि फिल्म संगीतकार गाना बना रहा है। एक फिल्म के लिए 7 गाने या 5 गाने, तो उसमें मुखड़ा होता है, अंतरा होता है, और म्यूजिक, मुखड़े और अंतरे के बीच में जो कुछ भी हम लोग सुनते हैं, जहाँ शब्द नहीं होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसको वो लोग म्यूजिक कहते हैं। और जो गाने की धुन होती है उसको ट्यून बोलते हैं। ये वहां की आम भाषा है कि आप गाना बनाइए, यानी कि गाने का ट्यून बनाइए, जिसको हम लोग धुन कहते हैं, सुर कहते हैं। वहां बोलते हैं कि सुर लगना न लगना, हम लोग पूरे धुन को ही सुर बोलते हैं, आम दर्शक, आम श्रोता। और बीच में जो म्यूजिक डाली जाए, जिसको वो लोग म्यूजिक कहते हैं, वो कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होता है। तो उनका नाम कभी भी पर्दे पर नहीं आता। तो मुझे लगा कि ऐसा होना चाहिए, इस तरफ ध्यान दिलाना चाहिए। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं अखबार में हूँ, तो
बहुत चीजों को के वो लिखने के साथ साथ, तब मैं डेस्क में था, फीचर एडिटर था, मैगजीन एडिटर था, लेख कविता कहानी छापता। तो मैंने उन पर एक सीरीज लिखा, कॉलम जैसा, और 1 साल तक लिखा। ये 85 से लेकर के 92-93 तक था। 92-93 में मैं लखनऊ चला गया था और चार्ली चैपलिन पर सीरीज लिखा, फिल्म पर और तमाम चीजों पर। तो फिल्म में जो म्यूजिक के जो म्यूजिशियंस हैं, उन पर हमने 2 साल तक लगातार, मतलब आप एक दिन में एक पेपर आता है, आप एक महीना ही समझ सकते हैं कितना होता है, 2 साल तक लगातार। तो छाया छवि उसका शीर्षक था, उसको मैंने लिखा। और इस दौरान होता क्या है कि जब आप कोई काम करने जाते हैं तो बहुत तरह तरह से उसका परिवेश भी बनता जाता है, क्योंकि माइंड ही वर्ल्ड है। कॉन्शियसनेस में ही सब कुछ होता है। आपको वर्ल्ड से कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती, चाहत नहीं रहती, अगर कॉन्शियसनेस को समझ जाते हैं तो। जो फिल्म समारोह में हम जाते थे, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, उसमें हिंदी अखबारों से कम लोग जाते थे। और जर्नलिस्ट होना एक बात होता है, फुल टाइम जर्नलिस्ट होना, और एक्रीडेटेड फिल्म क्रिटिक होना एक बात होता है। उसको भारत सरकार से मान्यता प्राप्त होना पड़ता है, जिसमें से पूरे उत्तर भारत से मैं जाता हूँ। इसी दौरान 89 में एक ग्रुप मिला जो फिल्म के म्यूजिक इंडस्ट्री का जाना जाना माना ग्रुप था। मतलब कहा जाए तो राहुल देव बर्मन की जो टीम थी, जो एस डी बर्मन से शिफ्ट होकर आर डी बर्मन तक आई थी धीरे धीरे, उसके लगभग सभी लोग, उनको 9 लोग को नवरत्न कहते थे, लेकिन इसमें मुझे जहां तक गया था 5-6 लोग थे। मुझे पता नहीं था ये 5-6 उनके ग्रुप के लोग हैं नवरत्नों में से। मैंने सिर्फ ये देखा कि जब हम लोग फिल्में देखते हैं, जनवरी में होता था दिल्ली में सिटी फोटो ऑडिटोरियम, शायद इसका उल्लेख मैं पहले भी कर चुका हूँ। तो हम लोग बीच बीच में धूप में बाहर आ जाते थे, उसका जो पार्क है धूप में, वहां हम लोग कभी कोई किसी का इंटरव्यू ले रहा है, कभी कुछ लोगों से बातचीत हो रही है, बहुत कुछ होता था। लेकिन ज्यादातर डिस्कशंस और इंटरव्यूज और फिल्में ये बंद जगह पर होता था। तो दिल्ली में जनवरी की ठंड में बाहर आना होता था। उसमें मैंने देखा कि ये 5-6 लोग साथ साथ चलते हैं, साथ साथ बैठते हैं, इनके साथ कोई बातचीत नहीं करता। जब मैं वहां गया तो पता चला कि वो लोग वही म्यूजिशियंस हैं जो लोग 1950 के दशक से तमाम म्यूजिशियंस के साथ, बल्कि उसमें जो मुख्य थे जिन्होंने पहल की, स्माइल दिया मुझे, उनका नाम था केसी लॉर्ड। और केसी लॉर्ड ने बताया कि उन्होंने 2-3 फिल्म संगीतकारों को छोड़कर लगभग सभी संगीतकारों के साथ उन्होंने काम किया है। उसमें खेमचंद्र प्रकाश थे, और वो हसमुख ना 2 लोग थे, मैं नाम भूल रहा हूँ। क्या, मैं अभी याद नहीं आ रहा, वो एक जोड़ी थी उस जमाने में, अर्ली 50s में। इनके अलावा उन्होंने एन दत्ता से लेकर एस डी बर्मन, ओपी नैयर, शंकर जयकिशन सबके साथ किया, नौशाद किया है। और उन्होंने पूरा परिचय अपना देना शुरू किया। वो भी जाड़े की धूप में थे, हम भी जाड़े की धूप में थे। और मुझे जैसे लगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ, वो लोग सामने बैठे हैं, इन्हीं पर तो मैं लिखता हूँ, बस मैं व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं मिला था। और ये बात है 89 जनवरी में सी रिपोर्ट। तो उसमें केसी लॉर्ड थे, उनके छोटे भाई थे बर्जर लॉर्ड, इन दोनों के पिता कावास लॉर्ड। ये उन्हीं से पता चला कि कावास लॉर्ड ही पहले गोवा से फिल्म इंडस्ट्री में बॉम्बे आए थे, क्योंकि नौशाद जैसे कुछ लोग, यानी विश्वास, ये लोग गोवा में जो म्यूजिशियंस होते हैं जो चर्च के लिए बजाते हैं पारसी, उनको, कोई ड्रमर है, कोई चीज बजाता है सिर्फ चर्च के लिए, उनको ले आके अपनी टीम में रख रहे थे। तो कावास लॉर्ड और नौशाद, हेमचंद्र प्रकाश, इन लोगों का शंकर जयकिशन संपर्क था। धीरे धीरे इनके दोनों बेटे भी आ गए। तो जब फादर नहीं होते थे तो कभी इनको बुला लिया जाता था। तो इस तरह से ये लोग ड्रम वगैरह आदि आदि चीजें बजाते। तो ये परिचय हुआ कि केसी लॉर्ड कौन है और बर्जर लॉर्ड कौन है। और वो एक ही नहीं है, मुझे पता चला कई चीजें बजाते हैं। मेनली वो लोग ड्रमर्स हैं, ड्रम बजाते हैं, लेकिन वो लोग बहुत सारी ऐसी चीजें भी बजाते हैं जिसके बारे में जानते भी नहीं थे। इंस्ट्रूमेंट का नाम जानते थे, जैसे कैस्टरनॉट होता है, ये जानते थे, लेकिन उसको कौन बजाता है हम भी नहीं जानते थे। हम तो बस लिखते थे कि उनके बारे में जाना जाए, लोगों का ध्यान जाए। और बॉम्बे में अगर कोई व्यक्ति है तो वो इन लोगों से मिले, उनसे इंटरव्यू करे, उनको लेकर के
ये बात उठाए एसोसिएशन में कि इनका नाम भी आना चाहिए, और सब लोगों को धीरे धीरे इस पर सीरीज, वहां के लोग भी लिखे, तब तो ये सब टेलीविजन नया नया आया था, दूरदर्शन। तो पता चला वहां पर होमी मुल्लन जी भी बैठे हुए हैं, जो मुझसे बांग्ला में बात करने लगे जब जाने कि मैं बांग्ला भाषी हूँ। ये सब कलकत्ता से भी उसमें से 3-4 लोग आए थे जो लोग बांग्ला में बोलने लगे धीरे धीरे। मनोहरी सिंह थे, वो कलकत्ता के व्यक्ति थे, बॉम्बे आ गए थे, लेकिन लगता था जिससे मनोहरी सिंह से कि वो नॉन बंगाली है, लेकिन बंगाल में मैक्सिमम जीवन उनका बीता है, और सलील चौधरी वगैरह के साथ वो लोग बॉम्बे आए। और एक तो बंगाली थे ही, मैं भूल रहा हूँ, वासु वासु चक्रवर्ती ऐसा कुछ नाम था। तो वासु मनोहरी और होमी मुल्लन, फिर एक वो जिनको कांचा बोलते हैं, गाजमेर, क्या रवीन गाजमेर या ऐसा कुछ नाम था, नेपाल के, वो थे। दोनों भाई लोग थे, लॉर्ड्स के। तो और भी एक दो लोग थे, मारुति राव की जो और सीनियर थे। करीब 6-7 लोग एक ग्रुप थे। क्यों आए थे? हर फिल्म फेस्टिवल में लोग नहीं जाते क्योंकि लोग की कोई भूमिका होती नहीं है। वो भारतीय सिनेमा का 75 साल मनाया जा रहा था, और उसमें एक्टर्स में दिलीप कुमार से लेकर राजेश खन्ना तक वो सब भी आए थे। और पूरे भारतवर्ष में सारी भाषाओं की फिल्मों के लोग आए थे, और उनका विशेष सम्मान होना था। उसमें सूचना प्रसारण मंत्री थे हरिकृष्ण लाल भगत। 10 जनवरी को उद्घाटन होना था, 1 जनवरी को सफदरजंग में की हत्या हुई थी, और सारे एफटीआई के लोग और बहुत सारे लोग से विरोध कर रहे थे, और काली काली पट्टी बांध के सी फोर्ट ऑडिटोरियम में 10 तारीख की शाम वो मंत्री के सामने अपना विरोध जताना चाहते थे। शबाना आजमी भी उनमें शामिल थे, जिनको अगले दिन से बैन कर दिया गया, क्योंकि पहले दिन मंच से उन्होंने इस प्रसंग को उठाया। कबीर बेदी वो कर रहे थे, अनाउंस कर रहे थे, संचालन कर रहे थे, और एक एक व्यक्ति से पूछ रहे थे। जैसे बाजी शर्मा टैगोर से कुछ पूछा, अपर्णा सेन से कुछ पूछा, क्योंकि बंगाल से भी लोग आए थे। और ऐसे चल रहा था सीरीज, नाना पाटेकर भी उसमें नए नए आए थे। तो जब उन्होंने शबाना आजमी से पूछा कि आप स्मिता पाटिल के बारे में आपकी क्या राय है, क्योंकि उसी समय डेथ हुआ था 87-88 में, तो शबाना जी ने कहा कि मैं इसको उत्तर देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये एक कागज पढ़ना चाहती हूँ। वो उन्होंने हम ही लोग के सामने लिखा था, और उन्हें सफदरजंग के विरुद्ध बोला था मंच से, क्योंकि बहुत अच्छा मंच मिल गया था उनको, पूरी दुनिया में जा रही है बात, और सामने ही मंत्री बैठे हुए हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, और जिन पर आरोप था कांग्रेस के नेता का, मंत्री का, मंत्री तो नहीं थे, नेता थे, साहिबाबाद में, वो सीधे सीधे कांग्रेस के लोग बैठे हैं, वो बोला, और अगले दिन से उनको बैन कर दिया। फिर मशाल जुलूस वगैरह भी हम लोग निकाले थे, भीष्म सानी वगैरह लोगों के साथ, निर्मल वर्मा। तो उन्हीं दिनों में ये 4-5 लोगों से मुलाकात हुई। अब उनसे मैंने सीखा, जाना, और फिर 10 दिनों तक, मतलब 9 जनवरी को ही हम लोग पहुंच जाते थे, क्योंकि हम लोग को कर्टेन रेजर लिखना होता था कि कल शुरू होगा, या आज से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का शुभारंभ होगा, ऐसा। तो 8-9 तो ही हम लोग जर्नलिस्ट लोग पहुंच जाते थे, फिल्म क्रिटिक लोग। तो उनके साथ करीब 9-10 दिन तक मैं सिर्फ उन्हीं के साथ ज्यादा रहा। और लोग और फिल्में देखते थे, और जितने काम जर्नलिस्ट के होते हैं वो सब कर रहे थे। हम लोग को एक ड्रॉयर भी मिला होता है, इसमें फिल्म मेकर्स अपनी चीजें डालते हैं, सामग्री। लेकिन मैंने पूरे 9-10 दिन उनके साथ बिताया, और वो लोग काफी अंत तक थे, और मैंने बहुत कुछ जाना कि किस फिल्म में किस जगह पर कैस्ट्रेंट बजाते हैं, कैसे बजाए हैं, वाइब्रोफोन क्या होता है, उसका स्पेलिंग भले ही वाइब्राफोन है, लेकिन बोला जाता है वाइब्रोफोन, ये भी जाना, उसका उच्चारण। उसी तरह से जाइलोफोन क्या होता है, ग्लॉकिन स्पीड क्या होता है, एक एक चीज को जाना, और ऐसे जाना जब वो बता रहे थे कि उस फिल्म में उस जगह पर ये चीज जो आपको क्लिक कर रहा है वो ये है, उसके इंस्ट्रूमेंट का नाम ये जो हमने बजाया है, इसको मुल्लन साहब ने बजाया, ऐसा ऐसा। तो मैं सब एकदम जिसको कह रहा था, मैं सब ब्लॉटिंग पेपर की तरह से सब सोखता जा रहा था। और जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि हम लोग कोई गाना सुनते हैं, अभी आपने भी बताया कि हम लोग सिर्फ गाना सुनते हैं और बोलते हैं लता मंगेशकर ने कितना अच्छा गाया, या किसी ने, अधिक से अधिक फिल्म मेकर का नाम जानते हैं, कौन सी फिल्म में जानते हैं, या म्यूजिक डायरेक्टर जानते हैं, अधिक से अधिक। लेकिन सबसे पहले तो प्रणाम करना चाहिए म्यूजिक डायरेक्टर को, कि उसने अगर ये ट्यून या धुन नहीं बनाई होती तो हम लोग को अच्छा ही नहीं लगता। शब्द तो उसके बाद आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी अभी जो एक गाना मुझे समझ में आ रहा है, बुद्धि में भगवान जी दे रहे हैं उदाहरण के लिए, वो है अनुभव फिल्म का गाना 71 का, मेरी जान मुझे जा न कहो मेरी जान, है ना, गुलजार का लिखा लिखी लाइन। अब ये गाना आज बहुत पसंद किया जाता है, उस समय भी पसंद किया गया था। फिल्म 2 हफ्ते चली थी, अनुभव फिल्म, बासु भट्टाचार्य की।
क्योंकि राजेश खन्ना का जमाना था और उन्होंने आविष्कार फिल्म बनाई थी, वो भी 2 हफ्ते चली थी और ये भी 2 हफ्ते चली। अब गाना उस वक्त पसंद किया गया था रेडियो में, और आज बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि आज तो कोई गाना ही नहीं, मेलोडी खत्म हो गया है। लेकिन तब भी और आज भी शायद ही किसी ने जानने की कोशिश की कि म्यूजिक डायरेक्टर कौन है। तो यानी वहां अंधेरा है। तो ये कोई बताएगा कि म्यूजिक डायरेक्टर कनु रॉय हैं, जो पहले बांग्ला और हिंदी फिल्मों में एक्टर्स हुआ करते थे, अशोक कुमार के साथ सपोर्टिंग एक्टर होते थे वो 40s में, फिर बाद में म्यूजिक डायरेक्टर हुए। अब कनु रॉय की तरफ ध्यान दिलाना कोई एक आदमी करेगा, जाहिर है, जो कम्युनिकेटर है, जो जर्नलिस्ट है, उसी का काम है करना। अब कनु रॉय ने धुन दिया, आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन अब आगे ध्यान दिलाने की चीज ये है कि वो कनु रॉय ने पूरा गाना, गाना क्यों अच्छा लग रहा है, उसी गहराई में जाने की जरूरत है। गाना इसलिए अच्छा लग रहा है, पहले तो इसका ट्यून अच्छी है, लेकिन मुखड़े और अंतरा, क्योंकि मुखड़े की फर्स्ट लाइन अच्छी है, सेकंड लाइन बनी ही नहीं है लिरिसिस्ट से, पहली लाइन ही बस अच्छी है, उसके बाद तो अंतरा जैसा भी है। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक लाइन ही रखा मुखड़े में, और अब मुखड़े और अंतरे के बीच में म्यूजिक देना था, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट। और वहां अब गौर करने की बात है, कोई परकशन नहीं, माने कोई ताल वाद्य भी नहीं है, तबला या कोई नगाड़ा या ड्रम या कॉन्गो या बोंगो, सितार नहीं है, सरोद नहीं, शहनाई नहीं है, सारंगी नहीं, और कोई वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट भी नहीं, जबकि तब तक 86 में ये केरसी लॉर्ड इंट्रोड्यूस कर चुके थे, इसको क्या बोलते हैं, सिंथेसाइजर। तो अब वहां पर सिर्फ बचता है एक इंस्ट्रूमेंट जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, वो है वाइब्रोफोन। और गाना शुरू ही होता है वाइब्रोफोन से, और वो ऐसा नहीं है कि वो ताल की तरह से चले, वो एक परिवेश बनाता है जिसमें फिल्म मेकर की कल्पना आकार लेती है कि सिर्फ एक शीशा होगा, उधर संजीव कुमार और तनुजा होंगे, बारिश की बूंदे होंगी, उसके अनुसार म्यूजिक होगा। इसलिए वो देखना भी अच्छा लगता है, सुनना भी अच्छा लगता है, देखना भी अच्छा लगता है। दो ही तरह से शॉट लिया गया है, एक शीशे की इधर से बाहर से, और एक भीतर से। गीता दत्त की आवाज है, वो अंतिम दिन उनके चल रहे थे गाने के। तो वो पूरा परिवेश क्रिएट करता है, जो म्यूजिक वाइब्रोफोन है उसको बजाया था उस पर्टिकुलर गाने के लिए बर्जर लॉर्ड, और जिनको आमतौर पर लोग बच्ची बच्ची लॉर्ड बोलते हैं। ये सब मुझे 89 में उन लोगों से सीखने जानने को मिल रहा था। अब उसके आगे की बात ये तो मैंने अंधेरे को हटाने के लिए कोशिश किया और उन लोगों से मुलाकात की। आपको मैं बताऊं कि 2000 से लेकर या 2005 के बाद से लेकर अभी 2025 तक ऐसे कई लोग आ गए हैं, जो महाराष्ट्र में या बॉम्बे में इर्द गिर्द लोग रहते हैं। वो लोग संस्था बना के इन लोगों को मंच तक ले आते हैं, उनको सम्मानित करते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये लोग कौन हैं, होमी मुंडन कौन है, वो क्या बजाते हैं, किस गाने में, किस फिल्म में, और उस फिल्म का गाना सुनाते हैं। और फिर उनसे वो चीज जहां पर गाना बज रहा है, इंस्ट्रूमेंट की जगह पर स्टेज पर लाइव उनसे उनको बजाने को कहते हैं। तो ऑडियंस को बहुत अच्छा लगता है। अब दम मारो दम के पहले और दम मारो दम जो गाना है उसके बाद का जितना कुछ भी है, शालीमार का जो टाइटल इस म्यूजिक है, वो पूरा कर्जर, सॉरी, केसी लॉर्ड ने बनाया था। उसमें ज्यादा सारे म्यूजिशियंस की एक हड़ताल वगैरह हुई थी, और आर डी बर्मन टीम के ज्यादातर लोग बाहर गए थे। तो केसी लॉर्ड और पंचम दा ने मिलकर पूरा तैयार किया था। वो आज भी शालीमार का, वो बहुत लंबा सा है, लोगों को अच्छा लगता है। या तुम जो मिल गए हो, जो गाना है हंसते जख्म का, ये कैसे मदन मोहन और केसी लॉर्ड और लोगों ने मिलकर किया, और कैसे बाद में लता जी की आवाज जोड़ी गई, आदि आदि। तो ये सब इन लोगों से सुनते सुनते फिर मुझे आज खुशी है कि बहुत सारे बड़े 4 5 6 लोग ऐसे आ गए हैं, 8 10 लोग, फिर जो या तो राहुल देव बर्मन को पसंद करते हैं उसके जरिए, या इंस्ट्रूमेंट की जानकारी देने के लिए, या इन सब से बात करते हुए, इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हुए, या इनको मंच पर ला करके सम्मानित करने का सिलसिला जारी है। हालांकि जीवित अब एक ही 2 3 लोग रह गए हैं, क्योंकि बुल्लन जी पर भी कोई बना रहे थे, लेकिन वो फिल्म बनी, लेकिन उससे पहले ही वो गुजर गए। फिर आपके ये इरफान गए राज्यसभा टीवी से गुफ्तगू में, वो जा जाके इन्हीं पर सीरीज बनाए देते हैं, तो पारसी म्यूजिशियंस पर, फिर मुंडन जी पर, और उसके बाद आदि आदि तमाम लोगों पर, फिर वो कांचा पर, जिनका तेरे बिना या लागे नामे जो बजाते हैं वो। तो कहने का मतलब यह है कि वो जो हमने शुरुआत की थी अंधेरा हटाने की,
वो अंधेरा दूर होता ही चला जा रहा है, होता ही गया। अब ये हम कह सकते हैं मैं तो यहाँ हूँ, कर तो वो लोग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, वो सब हम ही कर रहे हैं, या कोई एक ही कॉन्शियसनेस है जो कर रहा है, जो जहां से जैसा कर सकता है। तो इस मेरे जरिए यहाँ से शुरू हुई, अब वहां पर जो लोग अवेलेबल हैं वो लोग इसको आगे कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो ये जो अंधेरा हटा, ये काम करता हुआ मैं हूँ। जरूर इसलिए क्योंकि मैं फिल्म म्यूजिक पर लिखा तो मैं फिल्म म्यूजिक का जानकार हो गया, ऐसा नहीं हुआ। तो इस तरह से क्लासिकल म्यूजिक में, हमारे यहाँ फिलोसॉफी में, तंत्र में, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, आपका पेंटिंग में, जितने भी कला माध्यम है, इनका उपयोग ऐसे होता गया, कोई बात कहने के लिए, या बात भी इसलिए कहने जा रहे हैं कि अंधेरा हटाने के लिए, जिस एरिया में जो चीज है, ये करता हुआ जो सर्वेंट है, ये सर्विस करता हुआ, वो ऐसा करता है। तो हम ये नहीं बता सकते कौन सी विधा मुझे बहुत प्रिय है। सारी विधाओं का अपना साइंस है, उसकी अपनी फिलोसॉफी है, और उसकी अपनी पूर्णता है। हम कितने प्रॉपरली इसको यूज करते हैं। अगर मान लीजिए मुझे कोई बात, मुझे पहले तो ये जानना होगा कि इस बात को किस विधा में कहें, लिख कर कहें कि बोल कर कहें कि फिल्म बना के करे कि थिएटर करके करे। अगर मुझे फिल्म के माध्यम से लगता है तो मुझे उसको प्रॉपरली कहना आना चाहिए। यानी फिल्म में जो भी उसकी फिलोसॉफी, आर्ट और साइंस है वो जानना चाहिए। विश्व सिनेमा की क्या स्थिति है जाननी चाहिए। कैमरा कैसे, सिनेमाटोग्राफी क्या होता है, लाइट क्या होता है, साउंड क्या होता है, कैसे किसी बात को कहती है जानना चाहिए। फिल्म फिल्म बना के लोगों तक ले जाना चाहिए। और जाहिर सी बात है ऐसी फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में ही जाती है, सिनेमा घरों में तो रिलीज होती नहीं है। तो इस तरह से फिल्में बनाना हुआ प्रॉपरली। इसी तरह से ड्रामा करना हुआ तो ड्रामा भी प्रॉपरली करना हुआ, एक नाट्यालेख लिखना, फिर रिहर्सल कराना, आदि आदि। ड्रामा की पूरी जगत को जाना, पूरे वर्ल्ड के, ऐसी पेंटिंग का, ऐसी सब जगहों का। तो होता क्या है कि प्ले जब कोई मैं देखता है तो सोचता है मैं प्ले का हूँ। फिल्म कोई होता है तो होता है, ये आदमी फिल्म पर इतना जानता है, फिलोसॉफी के बारे में जानता है। ये जानना सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हम उसको प्रॉपरली करने गए। अगर हम फिल्म माध्यम से कोई बात कहने जा रहे हैं और मुझे फिल्म के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, तो मुझे जाना ही नहीं चाहिए ना। लेकिन फिल्म के बारे में जानना और फिल्म बनाना, ये मेरे उद्देश्य में नहीं रहा है। मेरे उद्देश्य में रहा है, अगर कहीं मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर अंधेरा है, यहाँ पर कूड़ा है, कूड़े को हटाना, अंधेरे को हटाना, ताकि रोशनी आए और पूरी दुनिया की नजरें वहां जाए और वो लोग फिर रोशन होते चले जाए, वो तो ऑलरेडी रोशन है। अब जो मनोहरी सिंह है, वो वो बजाते थे, क्या बोलते हैं, सेक्सोफोन। अब आपको अगर याद हो गया हो, ये दुनिया उसी की, शम्मी कपूर जो गा रहे हैं, उसे पूरा पूरा पीस उनको दिया गया था, पूरे मुखड़े और अंतरे के बीच में, आपका तीसरी मंजिल में भी और इसमें भी, जो कश्मीर की कली में भी। तो वो पूरा पूरा पीस उनको दिया गया। तो वो तो बहुत अच्छा बजा भी रहे हैं और उनको पैसा भी मिल रहा है, और ओपी नहीं है और इन सब के कॉन्टेक्ट में हजारों हजारों काम कर रहे हैं। उनको जाना नहीं जा रहा है दुनिया में, क्योंकि वो तो प्रतिभाशाली है ही है। लेकिन अब उन्हें जाना भी जा रहा है, जिसकी पहल उस समय 80s में की गई थी। तो ये ऐसा नहीं कि मेरी क्रेडिट है, इसी तरह से और लोग भी कर रहे हैं। बस सबके माध्यम से अलग 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 चीजें हो रही हैं। तो मुझे लगता है मैं आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए ये क्लियर कर चुका हूँ, या क्लियर कर सका हूँ, कि न मैं लिटरेचर का हूँ, न फिलोसॉफी का हूँ, न मैं आर्ट का हूँ, न मैं क्लासिकल म्यूजिक का हूँ, न मैं फिल्म का हूँ, न मैं थिएटर, किसी का विधा का मैं नहीं हूँ। अगर होता तो क्या होता कि मैं उसी विधा में रहता, कि मैं तो फिल्म में करूँ, फिल्म बनाता रहूंगा, या तो मैं कवि हूँ, कविता लिखता रहूंगा। लेकिन वो जो लिमिटेड कर देना होता है मेरी दृष्टि में, ये लिमिटेड करने से क्या होता है, फिर हम डेस्टिनी और वक्त पर आ जाते हैं। कि मोहम्मद रफी का वक्त था, किशोर कुमार को गाने नहीं मिल रहे थे। जब किशोर कुमार का वक्त था तो मोहम्मद रफी को बंद कर दिया गया, वो बहुत डिप्रेशन में चले गए थे, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली थी उन्होंने। और वो बोलते थे मैं तो गायक ही नहीं हूँ, जबकि उनको बोलता था गाने के लिए। मैंने मनमोहन देसाई जैसे लोग भी, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी, जब उन्हें बोले अमर अकबर एंथनी के लिए, तो उन्होंने यही कहा था मैं तो गायक ही नहीं हूँ, आप किसी और से गवा लीजिए। तो मोहम्मद रफी, अब इसको पूरी इंडस्ट्री कहती है कि मोहम्मद रफी का वक्त था, फिर किशोर कुमार का वक्त आया, मोहम्मद रफी का वक्त चला गया। वैसे आर डी बर्मन का वक्त आया, फिर भप्पी लाहिरी का जब वक्त आया तो आर डी बर्मन का वक्त चला गया, और वो सचमुच में डिप्रेशन में आ गया। पूरी दुनिया ऐसे इस भाषा में बात करती है कि उनका वक्त चला गया, डिप्रेशन में आ गया, उनको फिल्में नहीं मिलती थी। एक आध जीवा, परिंदे, ये सब फिल्में करते करते 94 में गुजर गए। लेकिन
ये जो वक्त और डेस्टिनी वाली बात इतनी मानी जाती है हमारे भारतीय समाज में, एक्चुअली ये सब कुछ होता ही नहीं। ये लिमिटेड करने से होता है, जिसके लिए मैं एग्जाम्पल शायद पिछले 2 अंकों में दिया था, या मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि इतने सारे पॉडकास्ट बनते हैं, मैं ये भूल जाता हूँ कि मेरा अपना ऑब्जर्वेशन ये वाला कहाँ दिया था। काशी के घाटों में जब हम बैठते हैं, और शाम को बैठना मुझे ज्यादा पसंद है, सुबह नहीं। तो जो शाम ढलती है तो हमारे पीछे ढलती है, सामने नहीं। सामने हमेशा सूर्योदय ही होता है नदी की तरफ। तो जब शाम ढलती है, सूर्यास्त होता है, तो धीरे धीरे सूरज पीछे ढल रहा है घाटों के पीछे, और मैं सामने देख रहा हूँ नदी की ओर। तो उसमें पूरे आसमान में और नदी के सिनेरियो में, पूरे जो पैनोरमा है, उस पूरे दृश्य में सूरज डूबने से पहले बहुत सी छटाएं बिखेरता रहता है कि अभी मैं फिर आने वाला हूँ मैं डूब नहीं रहा हूँ, है ना। बहुत तरह तरह के कलर्स, विशेषकर सितंबर अक्टूबर में। तो उस समय मेरी नजर गई कि सामने जो बालू है नदी के उस पार, वहाँ छोटे छोटे कई लोगों के घर भी है। और घर के बाहर जो दरवाजा है वो टीन का बना हुआ था, टीन या एल्युमिनियम की चीज का। तो उस पर भी वो गोधूली बेला की जो रोशनी है वहां पर पड़ी, वो भी अच्छा लग रहा है, सब अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे पीछे सूरज डूबता गया, उसके इशारे यहाँ पता चलते गए, और वो लाइट चला गया, वो फिर वो टिन का दिखने लगा। तो ये हुआ कि वो उसका वक्त चला गया। जो आदमी जिस फील्ड का है, उसका एक वक्त आता है, उसका वक्त चला गया। अब वो बेचारा कुछ नहीं दिख रहा है, उसका उसकी जो लावण्य योजना थी, पेंटिंग की भाषा में कहते, वो चली गई, उसका ग्रेस चला गया, उसका रौनक चला गया, उसका इनर ग्लो चला गया। लेकिन सूरज फिर आता है। ये तब आता है जब अपने आप को आप हम इंडिविजुअली लिमिटेड नहीं कर देते कि मैं सिर्फ संगीतकार हूँ, मैं सिर्फ गायक हूँ, मैं सिर्फ ये हूँ। तो वो तो फिर आएगा और जाएगा, जो चीज आता है वो चला जाता है, जो अर्जित होता है उसे हम खो देते हैं। जो भी चीज हमें मिलती है उसको खोना ही है, ये नियम है। लेकिन यहाँ तो है कि हमेशा है। आपके पास कई विधाएं हैं, आपका मन करे तो आप ठीक है, आप वेद की बात को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, वहां पर अंधेरा है तो आप ठीक है, मैं आकारों में समझा दूंगा और अच्छा लगेगा। तो लिमिटेड करना नहीं हुआ ना कि मैं सिर्फ थिएटर पर्सन हूँ, मुझे अभी तक नेशनल राष्ट्रपति अवार्ड नहीं मिला है, मुझे अभी तक ये जाना, मेरा नाम परिचय नहीं है। लिमिटेड होने से हम अपना परिचय चाहने लगते हैं समाज में, प्रशंसा चाहते हैं, अवार्ड चाहते हैं, मान्यता चाहते हैं। फिर वक्त डूब जाता है तो डिप्रेशन में जाके सुसाइड करते हैं। लेकिन जब हम लिमिटेड नहीं होते हैं, तो हम हमारे पास पूरा फ्रीडम है। हम अपनी बात कहना चाहते हैं, नहीं कहेंगे, साइलेंस में कहेंगे। हम अपनी बात को कहना चाहते हैं थिएटर में, तो थिएटर के रूप में कहेंगे, या फिर नहीं कहेंगे, लिख के कहेंगे, तमाम माध्यम है। तो लिमिटेड कर देने से, लिमिटेड करना ही इंडिविजुअल होना या पर्सन होना है। और अनलिमिटेड हो जाना, अनलिमिटेड पैक की तरह यूनिवर्सल हो जाना, वो प्योर कॉन्शियसनेस है। फिर डेथ नहीं होता है, वक्त और डेस्टिनी तो खत्म ही हो जाता है, डेथ ही नहीं होता है। फिर ये पता चलता है कि जिसका डेथ होता है उसी का, जिसका जन्म हुआ है, तो पर्सन का, उस लिमिटेड पर्सन का जो एक्टर के रूप में अब जाना जाता है कि राजेश खन्ना, राजेश खन्ना, और फिर वक्त आया तो वक्त चला गया, देवानंद का वक्त आया चला गया, क्योंकि उसने अपने आप को पर्सोनिफाई कर लिया था एक लिमिटेड इंडिविजुअल के रूप में। कोई भी व्यक्ति अपने आप को कर लेता है तो उसकी मृत्यु भी होती है। लेकिन यही जानना होता है, अंधेरा यहीं से हटता है कि हम वो पर्सन नहीं है, हम वो लिमिटेड इंडिविजुअल नहीं है। हम सिर्फ एसपी बालासुब्रमण्यम या वो जिसको कहते हैं, क्या नाम है, या गांधी जी को भी ले लें, या राजा राम मोहन राय, ये नहीं है। हम प्योर कॉन्शियसनेस है, थॉट फ्री कॉन्शियसनेस। हम माइंड नहीं है, बॉडी नहीं। तो जब इसको इसको जानने के बाद, जब आप अनलिमिटेड हो जाते हैं, तो आप प्रकाश अगर है तो प्रकाश को आप देना चाहें लोगों के, दूसरे के जीवन से दुख हटाने के लिए, तब आप किसी भी माध्यम से कहें या न कहें। ये स्थिति है जिस स्थिति को मैंने पूरा डिटेल किया कई उदाहरणों के साथ। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बताया। हर हर एक प्रश्न का उत्तर मिल गया मुझे। और बहुत अच्छा लगा ये जान के कि हम जब लिमिटेड होते हैं तो अपना परिचय जानना चाहते हैं, पुरस्कार चाहते हैं, अपनी आइडेंटिटी चाहते हैं समाज में। और जब अनलिमिटेड होते हैं तो आप जैसा प्रकाश मांगते हैं। ये बात हमको बहुत अच्छी लगी आपकी। तो दूसरी चीज, कनु रॉय के बारे में आपने बताया जो फिल्म मुझे जाना को मेरी जाकर गाना, वो बिल्कुल नई बात थी, सचमुच नहीं पता था।
और हमारे पास 2 मिनट का समय, एक बहुत छोटे से प्रश्न का उत्तर बहुत छोटे में आप दे भी देते हैं। प्रश्न ये है मेरा कि आपने बहुत सारे माध्यम से अपने आप को अनलिमिटेड करते हुए बातें कही, किस माध्यम में आपको सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स मिला? रिस्पॉन्स किस माध्यम में मिला? किसी में नहीं मिला, क्योंकि जब जब जो जैसे मैंने कविता लिखी, हमने 2-4 दोस्तों को कह दिया, सुना दिया उसी वक्त, और फिर अगली कविता लिखने लगे, फिल्म बनाई, 2-4 जगहों पर भेज दिया, अगर किसी ने कहा तो किसी फिल्म समारोह में भेज दिया, वो सिलेक्ट भी हो गई, दिखाई गई, हो गया, अगली फिल्म बनाने लगे, पिछली देखे ही नहीं। तो पता, जैसे कोई व्यक्ति एक फिल्म मेकर होता है, एक फिल्म बनाता है और 1000 साल तक उसको बताता ही रहता है, हम तो फिर देखे ही नहीं ना। हमने एक पेंटिंग बनाई, 2-4 दोस्तों को भेज दिया, फिर अगली पेंटिंग बनाने लगे, तो हम तो उधर गए ही नहीं देखने की रिस्पॉन्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। जैसे मैंने पेपर में कॉलम लिख दिया कि इसको जाना जाए, और छोड़ दिया, अपने आप काम होता चला गया। तंत्रा लोग का अनुवाद कर दिया कि जो पाखंडी लोग हैं, तांत्रिक लोग, उससे हम लोग बचे और तंत्र के ज्ञान की तरफ बढ़े, वो होने लगा। अब कहीं भी सुनने को नहीं मिलता है। तो अंधेरा हटाने का काम जो लोग करते हैं, शायद उन्हें सोशल रिफॉर्मर कहते होंगे। नहीं, उन्हें सोशल रिफॉर्मर ही कहते हैं। और आपने अंधेरा हटाया, जहाँ तंत्र की बात थी वहां पे भी आपने अंधेरा हटाया। अब इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आती हैं। और आपने जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के बारे में बताया कि 8-10 लोग हैं ऐसे जो ये काम करते हैं, तो सचमुच इन सब माध्यमों से आपको रिस्पॉन्स तो मिला है। ये आपका बड़कपन है कि आप उसको बताते नहीं हैं। तो आज के अंक में आपने इतनी सारी बातें जो बताई, इतने सारी हमारे जो प्रश्न थे उनका उत्तर दिया, और बहुत अच्छे से दिया और रोचक ढंग से दिया। इसके लिए आपका मेरी ओर से और मेरे सारे दर्शक मित्रों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मेनका जी। आनंद।